हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पढ़ने जा रहे हैं। यानी इंडियन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सिनेरियो पर वर्ल्ड वॉर टू के क्या इम्पैक्ट रहे और पाकिस्तान की डिमांड कैसे डेवलप हुई और इवेंचुअली हम पार्टीशन तक समझेंगे कि फाइनली पार्टीशन कैसे हुआ, राइट। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, एंशिएंट मिडिवल, मॉडर्न और कल्चर की सीरीज़ आप जो है वो फॉलो करें कॉन्सेप्ट चैनल पर। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, एक एक सेशन को आपको देखना है, उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में देने हैं और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना है। आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसे भी लगते हैं, राइट। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आप लोग जानते ही आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मॉडर्न के कुछ सेशंस आपके मिसिंग है प्लेलिस्ट से। सो एक्चुअली वो सेशंस मैंने स्पेशल क्लासेस में लिए हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको लिंक खोजने पड़ेंगे और उन सेशंस को कवर करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस में आपको डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, राइट। उसके अलावा अनअकैडमी का एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, दैट इज रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का मैंने इस्तेमाल किया है, सो यू मेक श्योर कि आप रिपोर्ट करें। हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, दैट इज 8 से 14 जुलाई तक रहेगा, और यानी कि टाइम पीरियड इसका खत्म होने वाला है। दैट इज एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। 25% प्लस 10% जो कॉम्बो ऑफर है उस पर एडिशनल आपको लिमिटेड ऑफर मिलता है, 10% डिस्काउंट, राइट। जिससे डिस्काउंटेड प्राइस और ज्यादा डिस्काउंटेड हो जाते हैं। एक साल का प्राइस जो है वो 49,680, 2 साल का 71,798, 3 साल का 87,264। सो अगर आप सोच रहे हैं कि हम सब्सक्रिप्शन लें, सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट द सब्सक्रिप्शन, राइट। अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस दिस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, राइट। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलती है और जीएस प्लस ऑप्शनल के फीचर तो आपको सारे मिलेंगे ही। तो बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, दिस इज द राइट टाइम, राइट। उसके अलावा अनअकैडमी प्रॉमिस करता है आपको कि अगर आप 2 साल का प्लान अगर आप लेते हैं, ठीक है, और अगर आपका 2 साल में यूपीएससी सीएससी क्रैक नहीं होता है तो अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और देगा, राइट, गारंटेड। और जो सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल की लेते हैं, 2 साल की लेते हैं, दैट विल बी वैलिड टिल मेंस 2022 और मेंस 2023 अगर आप 2 साल का लेते हैं तो, ठीक है। सो बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, दैट इज यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, राइट। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो मेंस 2022, 2 साल का तो मेंस 2023, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में 80 टेस्ट हैं पर ईयर, 50 प्री के लिए और 30 मेंस के लिए, जिनकी अदरवाइज वर्थ है 30,000, लेकिन अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये साथ में मिलती है, राइट। और अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट अभी हुआ। अगर इस तरह के और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट आते रहते हैं तो आप जुड़े रहिए, राइट। जरूर आप इन स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा एक मॉक की तरह भी काम करते हैं आपके लिए, राइट। उसके अलावा फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस जो है वो शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स को, प्लस एंड आइकॉनिक, और अपनी जर्नी शुरू करें, थॉरली प्रिपेयर करें। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर। दिस इज द लिंक, मेक श्योर कि आप एक्सेस करें इस लिंक से लोन के प्रोसीजर को। और ये 20 बुक्स का सेट जो मैं स्टडी मटेरियल कह रहा था, ठीक है, यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरा थरो जो है वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप 1 साल का प्लान या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको साथ में स्टडी मटेरियल मिलता है, अदरवाइज इसकी वर्थ जो है वो 10,000 रुपीज़ है, राइट। और अनरावल यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, 3 वीडियोस जिसमें पर डे होंगी। हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 बिगिनर लेवल के, 5 एडवांस लेवल के, हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। राइज, पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा
चौहान सर हिस्ट्री, और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही, आप लोग जानते ही हैं। एवरी संडे एंड्रॉयड डिवाइस पर आप दे सकते हैं 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, और 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, राइट। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। सो शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज हमें पूरा टॉपिक है फ्रीडम विद पार्टीशन, ठीक है। सो अब हम बढ़ रहे हैं कि फ्रीडम, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है फाइनली भारत को अंग्रेजी चंगुल से छुड़वाएगा, ठीक है। फ्रीडम मिलेगी, लेकिन फ्रीडम के साथ पार्टीशन भी मिलेगा, राइट। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है, दैट इज डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान की डिमांड जो है वो निकलकर कहां से आई, ठीक है। सो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में आई होप इंडियन नेशनल मूवमेंट के मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में से निकलने वाला, फिर रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, देन गांधीयन एरा, देन 1920s और 30s की पॉलिटिक्स क्या चली, उसके अलावा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट, 1920s के रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, और अंग्रेजों के जो है वो क्या रिएक्शंस रहे, जैसे साइमन कमीशन वगैरह आया। तो ये सारे टॉपिक्स आई होप आपको थॉरली क्लियर होंगे। फिर प्रिंसली स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट का क्या जो है वो रिएक्शन रहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, डिप्रेस क्लास मूवमेंट्स। आई होप थॉरली अभी तक आपने जो है वो सेशंस मेरे फॉलो किए होंगे, ताकि एक कहानी जो है वो बिल्डअप एक बहुत बेहतरीन हो आपका 1920s और 1930s तक का, ठीक है। अब हम धीरे धीरे 1940s में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे, क्योंकि अब ग्लोबल लेवल पर क्या हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 होगी 1940s में, ठीक है। तो उस वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट कुछ इंडिया पर भी तो होगा। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि दैट आपको क्या डेवलप करना है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका असर भारत पर होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको जो है वो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना है कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, भले ही वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, राइट। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझना है। इनफैक्ट ज्योग्राफी भी, सारे फिजिकल जितने भी फिनोमेनाज हो रहे हैं पूरी धरती में, उसका असर भारत पर भी होगा, राइट। खैर, सो अब हम पहुंचते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान में। सो अभी तक आपने डिवाइस, मतलब ये चीज तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जैसे ही 20th सेंचुरी में हमने एंटर किया था, ठीक है, और बंगाल का पार्टीशन, डिवाइड एंड रूल करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया, इधर से स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसको हिंदू मूवमेंट की तरह पोर्ट्रे करके दूसरी साइड मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश कर दी गई। सो 1905 1906 से ये डिवाइड एंड रूल की कहानी जो है वो फॉर्मलाइज कर दी अंग्रेजों ने, मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश करके। सो मैंने आपको कहा ना कि पार्टीशन की जड़ें हम स्वदेशी मूवमेंट से ढूंढेंगे, कि वहां से पार्टीशन की जो है वो जड़ें हैं, क्योंकि स्वदेशी के रिएक्शन में, सॉरी, बंगाल पार्टीशन के रिएक्शन में स्वदेशी हुआ, और स्वदेशी के रिएक्शन में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई, राइट। और मुस्लिम लीग का पहले स्टांस जो है वो, मतलब थ्रू आउट द पीरियड मुस्लिम लीग का स्टांस पार्टीशन की तरफ बढ़ता गया, बट जो मतलब उनका बिल्कुल कोर है उनकी आइडियोलॉजी का, वो था सेपरेटिज्म, ठीक है। कि वो अपने आप को अलग मान रहे थे, बाकी पूरी इंडियन जितनी भी कम्युनिटीज हैं उससे अपने आप को अलग रख रहे थे, ठीक है। यानी कि मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिलाना है, रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेशन एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस में। तो एक सेपरेटिस्ट उनका जो है वो अप्रोच रहा, ठीक है। मतलब वो जुड़कर काम करने को तैयार नहीं थे। हमें कुछ जो है वो मतलब एक्सेप्शंस मिलती हैं, जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 से 22 तक, कोशिश की गई कि जुड़कर काम किया जाए, लेकिन 1922 के बाद जो अलग हुए, फिर ना ही 1926 के, ना ही 1923 के इलेक्शन में, ना ही 26 के इलेक्शन में, ना ही उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के समय, ना ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ना ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ना ही फिर 37 के इलेक्शंस में, ना ही फिर वर्ल्ड वॉर 2 के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया का, ना वहां पर मतलब सहमति बन ही नहीं सकी इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग की, जो कि फाइनली हमें पार्टीशन के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट इस तरह आपको प्रिपेयर्ड होगा, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर्ड होगा। आगे आज हम कवर करने जा रहे हैं। सो डिमांड फॉर पाकिस्तान को आज हम अच्छे से समझेंगे। आई होप बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। सो इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, इलाहाबाद एड्रेस जिसको कहा गया 29 दिसंबर 1930 में, टू द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अल्मा इकबाल या सर मोहम्मद इकबाल इनका नाम है,
had called for amalgamation of northwest Muslim majority Indian states consisting of Punjab, northwest frontier province, Sindh and Balochistan। देखिए 1930 29 दिसंबर 1930 का इलाहाबाद सेशन, जिसको इलाहाबाद एड्रेस कहा गया, इसी समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है बढ़ चढ़कर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ रखा है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा हुआ है किसने? मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या शर्त रखी थी कि नेहरू रिपोर्ट में 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना ऐड किए जाएं। लेकिन जो 29 का सेशन है उसमें नेहरू रिपोर्ट को ही नेग्लेक्ट कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिसाइडेड जो कांग्रेस थी उस साल की, राइट। तो मुस्लिम लीग जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग हो गई। अब मुस्लिम लीग कहने लगी कि हम जो है वो आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, अंग्रेज जो है वो भारत से जाएंगे ही, अभी नहीं जाएंगे तो 20 साल में जाएंगे, लेकिन जब अंग्रेज भारत से जाएंगे तो हमें मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अगर एक देश बनता है, अगर कोई एक देश बनता है तो उस एक देश के अंदर हमें मुस्लिम स्टेट जो है वो एक मजबूत रखना है, एक फेडरेशन प्रिपेयर करनी है जिसमें स्टेट मजबूत हो और मुस्लिम स्टेट्स जो है वो उनको ज़्यादा शक्तियां हों, ताकि मुस्लिम इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर अभी तक अलग राष्ट्र की बात नहीं हुई है, टू नेशन थ्योरी नहीं आई है अभी तक, लेकिन एक अलग सेट ऑफ स्टेट्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए बने, वो पहली बार जो है वो कॉन्सेप्ट को पिच किया गया। कहां पर? द इलाहाबाद एड्रेस में। किसने किया? अल्लामा इकबाल ने। और क्या बोला उन्होंने कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसके अलावा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के साथ ही जोड़ दो मुल्तान, ये वाला जो सारा एरिया है यानी कि मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है, इस सब में जो है वो इन सब को जोड़कर अमलगेट करके एक बड़ा मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, ठीक है। और जो कि बाद में जो है वो अगर एक फेडरेशन एस्टेब्लिश होती है तो उसके पास जो रेजिडुअल शक्तियां हैं वो ज्यादा हों, यानी कि सेंटर जो है वो उसको बाध्य ना करे। इस दैट वाज देयर आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम इंटरेस्ट, ठीक। अभी तक अलग नेशन बनाने की बात नहीं थी, फेडरेशन के अंदर ही स्टेट मजबूत हो, ऐसा कह रहे थे, राइट। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स वॉज पुट फॉरवर्ड, ठीक है। सेपरेट होमलैंड की बात हुई, अभी नेशन एस्टेब्लिश कर देंगे अलग, वो कॉन्सेप्ट मैच्योर नहीं हुआ था, बट इट वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, मतलब एक सेपरेट स्टेट भी हो, अगर इंडियन यूनियन के अंडर हो, एक सेपरेट स्टेट हो, लेकिन एक ऐसा फेडरल सिस्टम हो जिसमें स्टेट के पास ज़्यादा शक्तियां हो ताकि मुस्लिम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि अलग देश चाहिए हमें, लेकिन एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। ये पहला जो है वो पहली बार ये ओपनली पिच किया गया आइडिया। बात तो पहले भी होती थी इस पॉइंट पर, पहली बार जो है वो फॉर्मली मुस्लिम लीग ने ऐसा कहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोर स्पेसिफिक आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अब एक बार सेपरेट होमलैंड की बात आ गई तो अब अलग राष्ट्र भी होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? इंक्लूडिंग geographical demarcations and the name itself was coined by चौधरी रहमत अली। अब लंदन के कैम्ब्रिज के स्टूडेंट, सॉरी नॉट लंदन बट कैम्ब्रिज के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली, उन्होंने अब पाकिस्तान की डिमार्केशंस दे दी कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एक पूरा मैप उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जिसमें नॉट जस्ट पाकिस्तान लेकिन अन्य मुस्लिम डोमिनेटेड, अन्य मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट्स कौन से और कहां कहां होने चाहिए, वो सब भी उन्होंने डिमार्केट करके एक प्रॉपर मैप इशू किया, ठीक है। और नाम दिया पहली बार कि जो मुस्लिम होमलैंड होगा उसका नाम पाकिस्तान होगा, राइट। हु पब्लिश्ड इट इन हिज पैम्फलेट, अपने पैम्फलेट में लिखा, जिस पैम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर, 1933, ध्यान रखेंगे आप। अब ये वही चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम कॉइन किया, लेकिन जब पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद 48 में जब ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ने इनको, जब ये कस्टम्स में मतलब एयरपोर्ट पे उतर रहे थे या मतलब जैसे ये पाकिस्तान में एंटर करने जा रहे थे तो इनको, इनके सामान को सीज कर लिया गया और इनको वापस खाली हाथ लंदन भेज दिया गया, ठीक है। तो खैर अंतिम समय जो है वो चौधरी रहमत अली जी के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा। यूजिंग इट एज रेफरिंग, अब देखिए नाउ और नेवर में उन्होंने पाकिस्तान नाम इस्तेमाल किया, मैप एक इशू किया
जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान और उसके अलावा और राज्य जो हैं वो क्या क्या नाम होना चाहिए उनका। ठीक है, आगे मैं आप दिखाऊंगा वो। यूजिंग इट एज रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ 5 नॉर्दर्न रीजन। अब किस किस को जोड़ा उन्होंने? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब के साथ ही मुल्तान वाला एरिया जुड़ा हुआ है, राइट। सो इन सब को जोड़कर जो है वो क्या बनेगा? पाकिस्तान, राइट। सो ये देखिए यहां पर लिखा है पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान, और ये है मैप। देखिए दिस वाज द पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू किनके अकॉर्डिंग? चौधरी रहमत अली, जिसमें कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान ये सारे जो हैं वो जुड़े हैं। और पंजाब का एक्सटेंट उस समय दिल्ली तक था, माइंडेड, ठीक है, दिल्ली तक था पंजाब का एक्सटेंट। पूरा हिमाचल, पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हिमाचल। इन्होंने यहाँ पर चंबा और क्या बोलते हैं, कुल्लू को भी जोड़ दिया, जो कि उस समय मतलब पूरी तरह जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थे, बट यस रीजेंट तो वहाँ पर बैठा ही हुआ था, तो इसलिए उन्होंने ये पूरा हिमाचल वाला एरिया जो है वो जोड़ दिया है। और ये है यमुना, ठीक है, यमुना के ऊपर जितना भी एरिया है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। दिस वाज राजपूताना। उसके अलावा देखिए हैदराबाद को उन्होंने कहा ओस्मानिस्तान, बंगाल को उन्होंने कहा बांगिस्तान, ठीक है। और नॉट जस्ट दैट, उन्होंने जो समंदर है उनके नाम भी बदल दिए, अरेबियन सी को पाकियन सी और बे ऑफ बंगाल को बांगियन सी उन्होंने कहा, ठीक है। और बाकी रीजन के भी नाम जो है वो उन्होंने, अखूनीस्तान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सतीनीस्तान और नसीरीस्तान जो है वो श्रीलंका के 2 कोस्ट लाइन को उन्होंने नाम दिया, राइट। सो दिस वाज द मैप फॉर पाकिस्तान एंड अदर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज पब्लिश्ड इन नाउ और नेवर बाय whom? बाय चौधरी रहमत अली 1933, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने इंडिया को कहा दीनिया, ठीक है, दीन शब्द से इन्होंने। और देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एनाग्राम है एक तरह से, ठीक है। इंडिया का डी की पोजीशन जो है, डी और आई की पोजीशन चेंज की है, लेकिन वर्ड जो है वो दीनिया बनाया है ना, जो पर्शियन अरेबिक वर्ड है ना दीन, वहाँ से दीनिया वर्ड बनाया। और इन्होंने कहा कि दीनिया और इसकी डिपेंडेंसीज हैं, ये पाकिस्तान, ओस्मानिस्तान, बांगिस्तान, राजपूताना, ये दीनिया की डिपेंडेंसीज है, राइट। तो ये एक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। देखिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट को मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, हम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान या भारत या मतलब इस सारे एरिया को हम जोड़ देते हैं, और कई जगह पर लिखा होता है कि अखंड भारत, राइट। लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन भी तो है, मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दीनिया कहा गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू और सभी का ही यही था, लेकिन एक अलग स्टेट बनना चाहिए। 1930 में ये पहला कॉन्सेप्ट आया था, और उस अलग स्टेट का नाम क्या होगा पाकिस्तान, वो यहाँ पर आया था। लेकिन बाउंड्रीज क्या होंगी वो बाद में जज की गई, क्योंकि ये कच्छ वाला रीजन जो है वो नहीं मिला, राजपूताना और ये पंजाब और इतना रीजन जो है वो फिर नहीं मिला किसे, पाकिस्तान को, ठीक है। ये कश्मीर में फिर पाकिस्तान ने बाद में लड़ झगड़ कर पीओके जो है वो छुड़वा ली, मतलब इतना रीजन जो है वो बाल्टिस्तान वाला रीजन जो है वो जीत लिया उन्होंने, और अभी वो उनके कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि समय आने पर भारत उनके कंट्रोल से निकलवा ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द पहुंचेंगे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पे जाएंगे ना, तो ये आगे की कहानी पढ़ेंगे कि ये वॉर कैसे हुई, क्यों पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और क्या इंडिया क्लेम करता है, पूरा जो है वो मतलब डिस्प्यूट क्या है समझेंगे आगे, ठीक है। The reverses faced by Muslim League even on the seats where Muslims were in majority gave a sense of urgency to Jinnah. अब देखिए 1937 के इलेक्शन पे आ जाते हैं, 1933 के बाद 1937 के इलेक्शन में आ गए। अब मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशंस थी वहां पर भी वो मतलब एक मेजॉरिटी की सरकारें नहीं बना सके, तो कॉलिशन की उन्होंने सरकारें बनाई, ठीक है। तो इससे जिन्ना जो है वो अलर्ट हो गए कि नहीं, अगर आज़ादी मिलती है और अगर यही हाल रहा कि अगर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ही अगर मेजॉरिटी की सरकारें बना बैठी हर जगह, तो मुस्लिम इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकेंगे, ठीक है। ही ब्लेम्ड गांधी एंड कांग्रेस फॉर ट्राइंग टू इम्पोज हिंदुइज्म इन द ग्रैब ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। तो जिन्ना ने क्या कहा कि जो आईएनसी में जो गांधी जी और उनके आस पड़ोस के जो राइटिस्ट हैं, है ना, गांधी जी सेंट्रलिस्ट थे, लेकिन उनका थोड़ा झुकाव राइटिस्ट की तरफ था। लेफ्टिस्ट क्या सोचते थे कि गांधी जी एंड उनकी टीम जो है वो थोड़ा लेफ्टिस्ट झुकाव ले ले, लेकिन गांधी जी
पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इस तरह के जो लीडर्स हैं ये थोड़े से राइटिस्ट थे और इनका दबदबा जो है वो बराबर था या इनफैक्ट ज़्यादा भी था लेफ्टिस्ट से। सो और 1937 के जब इलेक्शन हुए तो बहुत सारे राइटिस्ट जो हैं वो सरकार, मतलब प्रोविंसेस में उन्होंने सरकारें बनाई। तो यहाँ पर जिन्ना साहब ने कहा कि हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है और अगर आज़ादी हमें मिलती है तो ये एक हिंदू स्टेट बन जाएगा, राइट। इंडिया एक हिंदू स्टेट बनेगा जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे और मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना है, ठीक है। Slowly his position drifted to the ultimate extreme and he demanded separate land for Muslims as according to him Hindus and Muslims were two separate nations। यहाँ से टू नेशन थ्योरी जो है वो डेवलप होती है और यहाँ पर रिलीजन के बेस पर नेशन को डिफाइन किया गया जिन्ना द्वारा। उन्होंने कहा कि हिंदू पॉपुलेशन द्वारा डोमिनेटेड नेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन द्वारा डोमिनेटेड नेशंस में बटा हुआ होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। ज्योग्राफिकली हमें बटा हुआ होना चाहिए, दो अलग अलग नेशंस एस्टेब्लिश किए जाएं और यहां पर एक्सट्रीम, हमें एक्सट्रीम जो है वो देखने को मिलता है कम्युनलिज्म, जिसको समझने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जो है वो चैप्टर पढ़ें इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किताब का, राइट। देखिए अभी प्री के लिए बोल रहा हूं मैं, अदरवाइज जब हम मेंस में जाएंगे तो मैं और बुक्स में से भी चैप्टर आपको बताऊंगा पढ़ने को। यहां पर राइज ऑफ, एक सेकेंड, इधर एक चैप्टर है, यस, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 31 है, बिपिन चंद्रा द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 32 है कम्युनलिज्म द लिबरल फेज और चैप्टर नंबर 33 है जिन्ना गावलकर एंड एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। ये 31, 32 एंड 33 तीनों ही चैप्टर इस किताब में बिपिन चंद्रा साहब द्वारा लिखे गए हैं। इन चैप्टर्स को पढ़िएगा। वैसे जब मैं मेंस लेवल में आपको ले जाऊंगा तो तब इन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी एक बेसिक सा फंडा आपका, मतलब कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा कि किस तरह इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो पार्टीशन की तरफ ड्रिफ्ट हुआ आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937, राइट। क्योंकि एक साइड दो पोल्स बन गए, एक साइड आ गए जिन्ना और दूसरी साइड आ गए गावलकर, ठीक है। हिंदू महासभा से धीरे धीरे जो है वो गावलकर निकल कर आते हैं और ये दो पोल्स, एक साइड मुस्लिम लीग, एक साइड हिंदू महासभा। और खास बात यह है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से, तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों पहुंचे हुए थे और वो अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे। एक हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, दूसरे मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। तो आप साफ साफ सेपरेटिज्म यहां पर देख पा रहे हैं एक्शन में, ठीक है। सो हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर सेपरेट नेशंस, ऐसा कहा किसने? जिन्ना ने, राइट। दिस कॉल्ड एज द प्रोपगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। यहां से टू नेशन थ्योरी जो है वो सामने आती है और फिर उसको फॉर्मलाइज किया गया on March 24, 1940. The Pakistan resolution was passed at Lahore session of Muslim League calling for grouping of all geographically contiguous Muslim majority areas, mainly northwestern and eastern India, into independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign, and adequate safeguards to Muslims in other areas where they are in minority। ठीक है, नहीं समझ आया? फिर से बताता हूं, बिल्कुल बेसिक बात है। मार्च 24, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ। स्टेप आपको समझ आना, 30, फिर 33, फिर 37 और फिर 40 में जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है। इस तरह डिमांड फॉर पाकिस्तान का ग्रोथ हुआ। लेकिन जो सेपरेटिस्ट माहौल है वो 1905 से ही मतलब आ गया है। 16 से 22 थोड़ा सा ट्रूस का पीरियड रहा, लेकिन 22 के बाद कम्युनलिज्म जो है वो बढ़ा क्योंकि पोल एस्टेब्लिश हो गए, एक साइड मुस्लिम लीग, दूसरी साइड हिंदू महासभा। जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो ये पोल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर आप क्यों नहीं समझा रहे उन चैप्टर्स को? क्योंकि वो मेंस का खेल है, हमें वो मेंस में समझना है। प्री के लिए केवल इतना कॉन्सेप्ट बहुत है आपके लिए, ठीक है। 31, 32, 33 जब मेंस के लिए टॉपिक लाऊंगा तो वहां पर उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे हम डिटेल में, ताकि एक थरो जो है वो तैयार हो। अभी एक बेसिक मैंने आपको दिया यहाँ पर, राइट। So on March 24, 1940, Pakistan resolution was passed at Lahore session of the Muslim League calling for grouping of all geographically contiguous Muslim majority areas. So क्या क्या है वो?
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के, है ना। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, पंजाब है, पंजाब के साथ मुल्तान जुड़ जाता है, कश्मीर है, सिंध है, बलूचिस्तान है। ये तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो गया। ईस्ट में बंगाल और असम के रीजन जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, ठीक है। दक्कन और साउथ इंडिया में जाएंगे तो उस्मानिस्तान जो नाम बताया गया था वहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, लेकिन उसको इंक्लूड करने की बात नहीं हुई। नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इनको जोड़कर एक अलग नेशन होना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, ताकि इस पॉलिटिकल गहमा गहमी में मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो मोर राइट की तरफ ज्यादा झुकाव है, और जो राइट वाले जो लीडर्स हैं वो हिंदुइज्म को ज्यादा प्रमोट करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, राइट। इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे मेंस के लिए पढ़ाऊंगा तो एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस बुक बट मेनी अदर, राइट। 3-4 और किताबों में से आपको कोटेशंस दूंगा कि क्या मतलब किस तरह डेवलप हुआ है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग में उतरेंगे GS1 एज वेल एज ऑप्शनल के लिए, तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, राइट। Mainly northwestern and eastern India into independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign, right। ऑटोनमस और सॉवरन होंगी, इंडियन यूनियन के अंदर भी नहीं होगी, ब्रिटिश के अंदर भी नहीं होंगी, सॉवरन होंगी, ठीक है। एंड एडिक्वेट सेफ गार्ड्स टू मुस्लिम्स इन अदर एरियाज वेयर दे आर इन माइनॉरिटी, राइट। और बाकी जो माइनॉरिटी में है, जैसे दिल्ली में हो गए, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा में माइनॉरिटी में है, उसके अलावा मालवा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, निजाम के एरिया में, जहां जहां पर या तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है या एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन उनकी है लेकिन स्टिल वो माइनॉरिटी में है, राइट, वहां पर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। दिस वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब आएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, छिड़ेगी उसके बाद 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई, 39 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने तो रिजाइन कर दिया, तो उनका स्टांस बिल्कुल स्ट्रांग था कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे ऑफर्स आए और एक जो है वो मतलब कंडीशनल कॉम्प्रोमाइज जो है वो आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग का स्टांस क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा है तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट ब्रिटिशर्स को देंगे, ताकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो तो उसके बाद ब्रिटिशर्स से जो है वो हमें फेवर दें बहुत सारे, और मुस्लिम इंटरेस्ट को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रोटेक्ट करें, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम एज द मोस्ट opportune movement for the Muslim League to gain sympathy and support for its demand, ठीक है। Though the people had rejected their ideas in election of 1937, yet post 1939 their support grew significantly. क्यों? क्योंकि post 1939 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के लीडर्स ने जो है वो रिजाइन कर दिया, तो अब जितनी भी प्रोविंशियल सरकारें जो एस्टेब्लिश हुई वहां पर आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी मुस्लिम लीग और उनके सिंपथाइजर्स की थी, या इस तरह कहा जाए कि वहां पर हिंदू सभा भी है, यानी कि वहां पर कम्युनल एलिमेंट ज्यादा है ना, वहां पर सेपरेटिस्ट एलिमेंट ज्यादा है, ब्रिटिश लॉयलिस्ट वहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 1939 में अगर मुस्लिम लीग प्रोविंसेस में बैठी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठी है, तो हिंदू महासभा ने भी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने बैठे हैं, मतलब मुस्लिम लीग अगर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने बैठे हैं, तो हम हिंदू भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने बैठेंगे। तो जो सेंट्रलिस्ट और लेफ्टिस्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, केवल उन्होंने ही सीटों से रिजाइन किया, ठीक है। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने रिजाइन तो किया, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के काफी बड़े हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ था अभी भी प्रोविंशियल क्या बोलते हैं लेजिस्लेशंस के साथ। सो उनका रिजाइन करना कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, इसलिए उनको एक कंडीशनल कॉम्प्रोमाइज बाद में करना भी पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडरशिप आफ्टर इट had resigned and later it arrests of later 1942, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो जो ऐसे लीडर्स थे जो सेपरेटिस्ट या सेपरेटिज्म को प्रमोट नहीं होने देना जा रहे थे, या पाकिस्तान की डिमांड को जो रोका हुआ था उन्होंने, क्योंकि 1937 में पाकिस्तान ये सेपरेट स्टेट की डिमांड को नहीं माना गया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के लीडर्स मेजॉरिटी में थे, ठीक है। लेकिन 1939 के बाद माहौल चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया?
कांग्रेस के लीडर्स ने रिजाइन कर दिया, बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया, हिंदू महासभा लेजिस्लेशन में पहुंच गई, तो पोलैरिटी खड़ी हो गई। एक साइड कह रहे हैं कि पार्टीशन करेंगे, दूसरी साइड कह रहे हैं पार्टीशन नहीं करेंगे, ठीक है। या दूसरी साइड भी वो कह रहे हैं कि चलो जो पार्टीशन नहीं करेंगे वाली जो टीम है वो जेल में है, लेकिन एक साइड कह रहे हैं हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे कह रहे हैं मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि पार्टीशन की तरफ ले जा रहा है, राइट। इन दोनों के ही एक्शंस, यानी कि जो राइट विंग हिंदू हैं या जो राइट विंग मुस्लिम्स हैं, दोनों के ही एक्शंस जो हैं वो पार्टीशन की तरफ ले जा रहे हैं, और जो सेंट्रलिस्ट और लेफ्टिस्ट हैं वो लोग जेल में फंसे हुए हैं बेचारे सारे, राइट। तो यानी कि काउंटर पॉइंट देने के लिए कोई नहीं है इस समय। कंट्रीब्यूटेड टू वैकेटिंग स्पेस, राइट, काउंटर पॉइंट देने के लिए कोई नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, वैकेटिंग स्पेस फॉर लीग अपॉन विच इट फर्दर्ड द कम्युनल एजेंडा इन द अर्ली 40s, राइट। सो केवल लीग ने ही कम्युनल एजेंडा को नहीं आगे रखा है, ठीक है, हिंदू एलिमेंट्स भी कम्युनल, देखिए सच तभी है जब झूठ है, समझ रहे हैं, रिलेटिव है ये चीजें। तो मुस्लिम कम्युनल एजेंडा तभी चल सकता है जब दूसरा कोई कम्युनल एजेंडा साथ में होगा, राइट। तो खैर अभी हो सकता है कि आपको ये पॉइंट समझ ना आए, लेकिन जो मैंने चैप्टर्स बोले हैं आपको उनको पढ़िएगा और आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा, तो आपको ये पोलैरिटी और क्लियर हो जाएगी, ये पोलैरिटी कैसे एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। The British also found it convenient to support them as it suited the policy of divide and rule, and especially during the World War, the British too were in desperate need of an ally in India. वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स को भी चाहिए था कि हमारा कोई साथ दे, क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कौन कौन जुड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है, इंडियन कैपिटलिस्ट जुड़ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ठीक है, और इंडियन जमींदार वर्ग जो है वो था ही, रूलिंग क्लास जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी तो उतर गए थे ना, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स के साथ प्रिंसलीज भी नहीं थी, ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन कैपिटलिस्ट भी नहीं थे, ब्रिटिशर्स के साथ जो मतलब क्या बोलते हैं ब्रिटिश सिविल सर्विसेज या जितने भी ब्रिटिश सर्विसेज हैं वहां से भी लोग रिजाइन करते जा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स वर इन अ डेस्परेट नीड ऑफ एन अलाई इन इंडिया। तो वो अलाय उन्हें मुस्लिम लीग के रूप में मिले, वो अलाय उन्हें हिंदू महासभा के रूप में मिला, वो अलाय उन्हें कम्युनिस्ट के रूप में मिले। क्यों? क्योंकि जब रशिया युद्ध में उतर गया तो कम्युनिस्ट ने भी साथ देना शुरू कर दिया ब्रिटिश राज का, ठीक है। तो अलाय ब्रिटिशर्स के पास भी थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी थे, राइट। सो बट हमें यही समझना है कि किस तरह अलाय जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, राइट, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये कह रहे हैं हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं रह सकता जब तक हिंदूज हमारी बात ना माने, ये कह रहे हैं हिंदू इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं रह सकता जब तक मुस्लिम हमारी बात ना माने। तो समझ रहे हैं, तो ये एक स्टेलमेट है, और स्टेलमेट का सॉल्यूशन अंग्रेजों ने क्या दिया? पार्टीशन कर लो, जो कि मतलब ऑन एंड ऑफ रहा। कभी अंग्रेज कह रहे हैं पार्टीशन कर लो, कभी अंग्रेज कह रहे हैं पार्टीशन मत करो। मुस्लिम लीग कह रही है, इसी स्ट्रॉन्ग स्टांस में है कि पार्टीशन कर लो। हिंदू महासभा जो है वो अभी श्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा, या जो हिंदू महासभा ना कहकर मैं कहना चाहूँ जो राइट विंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो हिंदू महासभा के मतलब मेंबर नहीं थे, बट दे वर राइट विंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का राइट विंग था, या गांधी जी के सपोर्टर्स भी थे। तो वो हिंदू महासभा को अपनी साइड खींच रहे थे कि नहीं, सेपरेट नहीं होने देना ना, अलग राष्ट्र एस्टेब्लिश नहीं होने देना, यही अंग्रेज चाहते हैं, राइट। तो हिंदू महासभा का अलग राष्ट्र, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र हो, उसके ऊपर स्टांस जो है वो मतलब क्लियर नहीं था 1940s के शुरुआती फेज में, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो भी कह रहे थे कि चलो अपना अलग तुम देश ले लो, राइट। तो खैर उस मेचोरिटी अपने क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट की, वो मेचोरिटी कैसे एस्टेब्लिश हुई, ये आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट। इसको मैं अलग टॉपिक में समझाऊंगा, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप स्लो पढ़ाइए, जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा आप पढ़ाइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं छोटे छोटे टॉपिक लूं, एक सेशन में एक छोटा सा टॉपिक कवर करूं, लेकिन अच्छे से समझा दूं उसे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, राइट। सो अगला टॉपिक हम करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट्स, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक आज का ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल ये समझा कि डिमांड फॉर पाकिस्तान क्या है, और उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हमने उठाया, ठीक है। अगला टॉपिक क्या आएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके इंपैक्ट क्या रहे, ठीक है। इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। अगर 10% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, 25% प्लस 10% प्लस 10%। एक साल का प्लान लेते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल
प्लस टेस्ट सीरीज प्लस जीएस के कोर्सेज प्लस ऑप्शनल के कोर्सेज, राइट। 2 साल का प्लान लेते हैं तो ये सब तो मिलेगा ही, लेकिन अगर अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है, अगर आप 2 साल के अंदर यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं करते हैं तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी की तरफ से और मिलेगी। तो और क्या चाहिए आप लोगों को? 2 साल के लिए सब्सक्राइब करें, थॉरो जो है वो जुड़े, मतलब थॉरोली तैयार करें। 2 साल लगते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करने में, 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। आप ये मान के चलिए ना करते हुए भी 15 या 16 महीने का तो सिलेबस ही सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज लगानी होती है, थोड़ा प्रिपरेशन रिवीजन करना होता है, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने होते हैं। तो 2 साल 18 महीने आप रख के चलिए कि तैयारी में लगते ही, मतलब ऑन एन एवरेज। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे तो सभी स्टूडेंट की अगर आप बात करेंगे ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो 18 मंथ्स, ठीक है। सो खत्म करता हूं आज के सेशन को, मिलता हूं अगले सेशन में। हम सेशन में क्या देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इंपैक्ट रहा, और फिर वहां से देखेंगे कि धीरे धीरे पार्टीशन क्यों हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम पार्टीशन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, टेक केयर।